everyone, my name is Shalini and welcome to my channel Maths is Fun with Shalini। आज का टॉपिक है मैथोफोबिया के बारे में। ये उन स्टूडेंट्स को होता है जिन्हें मैथ्स के नाम से ही डर लगता है। मैथ्स का एग्जाम देने से डर लगता है। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ ले तो बस वो सुनते ही डर जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनके थ्रू वो मैथ्स में हाई स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम से पहले वाली प्रिपरेशन। एग्जाम की जो पहले वाली प्रिपरेशन है वो 1 या 2 दिन में तो होती नहीं है। उसके लिए आपको थ्रू आउट द ईयर स्टडीज करनी होती है। मैथ्स में बस यही है कि आप लास्ट मोमेंट पर सिर्फ एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस आपको पूरे साल करनी होती है। तो सबसे पहले जो इस पूरे साल की तैयारी में वो ये कि आपको एक नोटबुक बनानी है सेपरेट और चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज, थ्योरम्स एंड मेथड्स। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा मेथड्स होती हैं तो उनको भी हमको उस नोटबुक में लिखना है। सारे फॉर्मूलाज हमें उसमें लिखना है, सारी थ्योरम्स हमें उसमें लिखना है। मैं जानती हूँ कि आपके स्कूल में क्लास वर्क में या होमवर्क में इस तरह से देते होंगे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स वगैरह भी आपको लिखने के लिए आती होंगी, लेकिन वो होती है बाकी क्वेश्चन के साथ सब मिक्स। तो आप इसके लिए बनाइए सेपरेट नोटबुक जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज लाइन से लिखेंगे, सारी थ्योरम्स लिखेंगे और उसके साथ अगर किसी में एक से ज्यादा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो आप उन मेथड्स को भी लिखेंगे। इससे होगा ये कि एग्जाम टाइम में जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप सिर्फ इसको एक बार रीड करेंगे और आपको सारी चीजें जो है दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। तो आपको जब आप इस तरह से नोटबुक बनाएंगे और उसे डेली कम से कम 10 मिनट्स अपने शेड्यूल में से निकाल के उसको एक बार रीड करेंगे डेली, तो ये चीजें आपको फॉर लाइफ लॉन्ग ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको ध्यान देना है कुछ उन टॉपिक्स पे जिनमें जो मार्क्स कंटेंट्स रहते हैं वो काफी हाई रहते हैं। कई कई मैथ्स में टॉपिक्स होते हैं जैसे अलजेब्रा है, फंक्शंस है एंड ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें मार्क्स का स्कोरिंग जो है वो काफी हाई रहता है। वर्ड प्रॉब्लम्स है, चाहे किसी भी चैप्टर में से हो, वर्ड प्रॉब्लम्स काफी अच्छे मार्क्स की होती है। 4 या 5 मार्क्स की एक वर्ड प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस तरह के जो चीजें हैं उनका आपको मार्क्स का वेटेज देखना है कि किसमें ज्यादा है, और जिस भी चैप्टर में ज्यादा है और वो आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आप छोटे छोटे मार्क्स के जो क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के, आप 5 क्वेश्चन करेंगे और एक वर्ड प्रॉब्लम जो 5 मार्क्स की आप उसे अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा स्कोर रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है आपके पूरी टेक्स्ट बुक में कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको जनरली टीचर्स क्लास में बता देती हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ सकता है, इसी इतने मार्क्स का रहेगा। ये क्लास टीचर्स या आपकी मैथ्स टीचर वो बता देंगे आपको। तो आप उस समय जब वो बताती है तो आप उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, उसको सर्कल बना लीजिए। तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक को और बाकी टॉपिक के कंपैरेटिवली और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ओके। मैं जानती हूँ कि थर्ड पॉइंट सुनने में आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि सारे ही लोग समझाते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। बट यही ट्रू है, मैथ्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा परफेक्ट हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आपको दिन भर में कम से कम बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली हाफ एन आवर मैथ्स को देना ही देना है। मतलब ये है कि आपके बाकी जितना भी होमवर्क है, बाकी आप कुछ भी दूसरे सब्जेक्ट की स्टडीज कर रहे हैं, बट आपको मैथ्स को एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको उन प्रॉब्लम्स को बार बार करना है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उनको 3 to 4 टाइम्स आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, बट पहले आप खुद उसे करने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो आप वो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। आप जब भी दिन में हाफ एन आवर लेकर बैठते हैं अपना मैथ्स का सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई होमवर्क नहीं है करने को, तो आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक जो आपने सेपरेट बनाई है आप उसे एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आप अपने टफ क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं। बट किसी भी तरह मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। मैथ्स को कंटिन्यू डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करना ही है।
इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको अपना जो प्रॉब्लमेटिक आपको सबसे ज्यादा लगता है टॉपिक, जैसे कि पूरी टेक्स्ट बुक में समझ लीजिए आपको ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है, तो आप उसको ज्योमेट्री को आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए आप स्टडीज करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता है कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, किसको सॉल्व करने में आप मैक्सिमम टाइम लेते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है, इस तरह का जो आप रिव्यू है खुद से कर सकते हैं। तो आप उस तरह से रिव्यू करके अपने प्रॉब्लम टॉपिक्स को साइड में निकालिए, उसको एक नोटबुक में आप लिखिए कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस बहुत टफ लगते हैं, मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं आपको उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आप अपनी टीचर से, मैथ्स टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, कुछ वीडियोस देखकर भी हेल्प ले सकते हैं, अपने से बड़ों की, आपके पेरेंट्स हैं अगर सेम स्ट्रीम से, या फिर आपके कुछ एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी हम कंबाइंड स्टडी करके भी, अपने फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडीज करके भी उनकी एक दूसरे की हेल्प से भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट कैसे भी आपको अपना जो प्रॉब्लम एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पर ज्यादा वर्क करना है कंपेरेटिवली टू अदर टॉपिक्स। आपको जो चीज टफ लगती है आपको उसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है मिड टर्म क्वेश्चंस एंड ओल्ड पेपर्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं बिफोर हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स, उनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और काफी हद तक चांसेस हैं कि वो फाइनल में दोबारा रिपीट होंगे। तो आपको जितने भी आपके क्लास टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और आपके मिड टर्म के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नोटबुक में अपने सारे एग्जाम देते हैं, क्लास वर्क, क्लास टेस्ट और बाकी मिड टर्म वगैरह किसी पर्टिकुलर उसमें देते हैं, नोटबुक में देते हैं, तो आपको वो नोटबुक को संभाल के रखना है और उन क्वेश्चन को जरूर रिव्यू करना है फाइनल एग्जाम से पहले, ताकि वो आप जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी आप दोबारा अच्छे से पढ़ें। जो गलतियां आपने वहां पर करी हुई हैं ऑलरेडी, आप उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस में, अगर आप उन्हें एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेंगे तो। इसके अलावा जो लास्ट ईयर के पास आउट स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। उनके अगर फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के पेपर्स उनके पास हैं, या उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ याद है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप सेम स्कूल में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर के जो हैं उनमें से 30-40% क्वेश्चंस सेम वापस आ जाते हैं, तो आप उस तरह से भी हेल्प उनकी ले सकते हैं। बट जो भी है, जितना भी टीचर्स क्लास टेस्ट में या उसमें देती हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। और अपनी मिस्टेक्स को जो आपने पहले की हुई है, अगर उनकी वजह से आपके मार्क्स कट हुए हैं, तो उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस से रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे दिन भर टाइम ही नहीं मिलता, मेरा होमवर्क इतना हो जाता है, और फिर मुझे ये क्लासेस, अदर क्लासेस भी जानी होती है, मुझे ट्यूशन भी जाना होता है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस डेली। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। आप अपना एक टाइम टेबल खुद से बनाइए, और उसमें आप खुद मेंशन कीजिए कि हाँ मुझे इतने से इतने बजे तक खेलना है, मुझे ये वाले चैप्टर की स्टडीज करना है, मुझे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसके बाद मेरा इतना समय जो है वो पेरेंट्स के साथ है, ये समय जो भी है आप पूरा अपना टाइम टेबल दिन भर का बनाइए। उस टाइम टेबल में डेफिनेटली एटलीस्ट हाफ एन आवर आप मैथ्स को जरूर दीजिए, और जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। तो आपका जो आज का दिन निकल गया उसमें आप जो पढ़ सकते थे, उसमें जो आप प्रैक्टिस कर सकते थे, वो डेफिनेटली रह गया है। अब जो कल आने वाला है उसमें आप जो करेंगे वो आज वाला पार्ट करेंगे, इसका मतलब आप एक दिन जो है हाफ एन आवर पीछे हो रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़ना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। इस स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ मैं डेली इस चीज को फॉलो करता हूँ, और आपको आपका एक रूटीन बन जाएगा, तो आपको खुद को भी अंदर से बेटर फील होगा, और आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और आपको कुछ तरह की भी प्रॉब्लम्स या मैथ्स में आएंगी तो आप एकदम घबराएंगे नहीं। आपको लगेगा कि हाँ ये जब मेरा टाइम है हाफ एन आवर का मैथ्स का, मैं उसमें करूंगा, और मुझे जो भी हेल्प लेनी है मैं अपने बड़ों से या अपने कलीग से वो हेल्प ले सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअल स्टडीज। हम देखते हैं हमारे घर में छोटे भाई बहनों को कि हम उन्हें कुछ भी सिखाने के लिए वीडियोस दिखाते हैं,
पिक्चर्स दिखाते हैं, कलरफुल स्टोरीज बुक दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विजुअल इम्पैक्ट है वो दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है कि वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। तो वो टॉपिक्स जो आपको काफी डिफिकल्ट लगते हो, वो कंसेप्ट जो आपको क्लियर नहीं होते हो, उनके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। वहां से जाकर आप उसके कंसेप्ट जो है वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उससे आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी वो कंसेप्ट को समझने में। बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हम चीजें विजुअली देखते हैं वो हमारे दिमाग में काफी दिनों तक फिट रहती हैं, हमें काफी दिनों तक हम उन्हें भूलते नहीं हैं। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी के सीन हमें काफी दिनों तक याद रहते हैं, इवन उस मूवी के डायलॉग्स भी हमें याद हो जाते हैं। तो इस तरह से विजुअल का काफी इम्पैक्ट होता है। आपको यदि कोई क्वेश्चन है, जैसे कि कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से समझ में नहीं आती है पढ़ने में, और आपको कुछ बना के पिक्चर्स या कुछ ग्राफ बना के वो बेटर समझ में आती है, तो आप उस तरह से बनाकर उसको देखिए, बनाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बेटर वे है आपको समझने का कि आपको जिस तरह से भी आप अपने आप को समझाना चाहें कि हाँ मुझे इस तरह से ये प्रॉब्लम समझ में आती है, मुझे विजुअल्स देखने से अच्छा समझ में आता है, या मुझे पिक्चर बनाने से अच्छा समझ में आता है, तो आप उस तरह से वो फॉर्मूला अपनाएं। लेकिन किसी भी तरह से स्टडीज को, मैथ्स की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। विजुअल का आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज ये मैंने काफी सारे चिल्ड्रंस में देखा है जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो जब भी ये किसी उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उस काफी 80% तक ये चांसेस होते हैं कि उनको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ये तो हुई बात कि एग्जाम से पहले हमें कितनी तैयारी करनी होती है मैथ्स के एग्जाम के लिए। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम हम क्या सावधानी रख सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो उसमें सबसे पहले है कि आपको जो भी क्वेश्चंस सबसे अच्छी तरह आते हैं उनको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है आपको उसको पूरा रीड करना है। एकदम से क्वेश्चन पेपर आते ही आपको उसको लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं आ रहा है या मेरे लिए टफ है, उसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है, और उसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। पहले जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं उन्हें कर लीजिए, बिकॉज इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और दूसरा ये होगा कि आपके दिमाग में वो जो टफ क्वेश्चन आपने सर्कल किया है वो फुल टाइम आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, मुझे बाद में करना है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज निकलेगी नहीं, और आप जब तक वो इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बारे में सोचता रहेगा, उस क्वेश्चन के बारे में सोचता रहेगा। तो डेफिनेटली जब आप उस क्वेश्चन तक आएंगे तो काफी हद तक आप उसे अपने दिमाग में सॉल्व कर चुके होंगे। तो हमेशा पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन पर जाइए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे आप बहुत अपना टाइम भी बचा सकते हैं, प्लस आप मतलब काफी हद तक आपका पेपर जो है वो बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा जाता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चन आपके फेमिलियर हैं, जो क्वेश्चन आपको परफेक्टली आते हैं, जिनमें आपकी प्रैक्टिस एकदम, आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग है, आप उन्हें पहले ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है स्टेप एंड स्टेटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। हम जानते हैं कि मैथ्स में जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके मार्क्स ही जो कैलकुलेशन के मार्क्स हैं वो मिलते हैं हमें। अगर आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है तो डेफिनेटली मार्क्स कट होंगे। लेकिन अगर आपने किसी के क्वेश्चन में स्टेटमेंट की जरूरत है, जिस तरह जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स है उनमें स्टेटमेंट की जरूरत है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे फ्रैक्शन के वीडियोस में था, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हम करते थे, तो अगर आपने उसके स्टेप्स नहीं लिखे हैं, आपने वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट नहीं लिखी और आपने सीधा कैलकुलेशन कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या जो भी है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने वो कर दिया, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन के हाफ मार्क्स मिलेंगे। वो क्वेश्चन अगर 5 नंबर्स का है तो टीचर आपको सिर्फ 2 या 2.5 ही देंगे, बिकॉज स्टेप्स और स्टेटमेंट्स वो बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए होता है। क्योंकि टीचर हमारे सामने तो है नहीं कि हम उनको वर्बली बोल के समझा दें कि हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं, हमने क्या सोच के इस तरह से कैलकुलेशन किया है। तो आपको हर एक चीज को वहां पर लिखना है, ताकि जब वो कोई चेक करने वाला, जो भी एग्जामिनर जो आपका चेक करेंगे,
आपके टीचर आपका शीट चेक करेंगे तो उन्हें बहुत इजीली समझ में आए कि आप आखिर बताना क्या चाहते हैं, आप आखिर लिखना क्या चाहते हैं, आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, मेथड क्या है आपका। तो अगर आप स्टेप और स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स उस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में जहां पर जरूरत हो स्टेप्स जरूर लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए, स्टेटमेंट्स जरूर डालिए। भले ही एक क्वेश्चन में पूरा एक पेज लग जाए लेकिन आप उसको आराम से पूरा स्टेटमेंट डालकर ही अपने एग्जाम में लिखेंगे। नेक्स्ट है फिगर्स एंड ग्राफ्स। फिगर्स एंड ग्राफ्स जो टॉपिक है या इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये बहुत अच्छा स्कोर करते हैं क्योंकि इनके लिए जरूरी होती है सिर्फ एक शार्प पेंसिल और एक रूलर। आपको यदि ग्राफ और फिगर्स का कंसेप्ट क्लियर है, आपको बनाने आते हैं, तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसे बनाना है और आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिकॉज फिगर्स एंड ग्राफ्स फुल मार्क्स देते हैं हमेशा। इसमें अगर छोटी मोटी आपको मिस्टेक्स है, कहीं आपने ड्राइंग अच्छा नहीं बनाया है, थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे है, तो इट्स ओके, वो आप कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है तो आप इस पे बहुत ध्यान दीजिए, फिगर्स एंड ग्राफ्स पर। इस पे अच्छी कमांड रखिए, हमेशा अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स रखिए जो भी आपके एग्जाम में आपको यूज होने वाला है, तो उसकी हेल्प से आप अच्छे से अच्छा ग्राफ बनाइए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाइए, तो डेफिनेटली ये टॉपिक पर आप फुल स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एंड क्लीन एग्जाम शीट। जब भी आपकी टीचर आपकी एग्जाम शीट देखेंगी तो वो अगर मैसी है और उसमें काफी कट वट लगे हुए हैं और अच्छे से नहीं किया हुआ है, कहीं पे भी आपने रफ वर्क कर दिया है, तो उन पे आपका इंप्रेशन पहले ही खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कितना भी अच्छे से लिखा होगा तो वो उतने अच्छे से आपकी वर्कशीट को चेक नहीं कर पाएंगे। ये साइकोलॉजिकली है, ट्रू है। तो आपको हमेशा एग्जाम शीट को अपनी नीट एंड क्लीन रखना है। आपको करना क्या है कि अपनी एग्जाम शीट में, मैथ्स के एग्जाम शीट में हमेशा एक राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन खींचकर एक मार्जिन बना लेनी है जिसमें ऊपर आपको लिखना है रफ वर्क। एक लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, राइट हैंड साइड में एक मार्जिन रहती ही है जिसमें आप क्वेश्चन की सीक्वेंस डालेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मार्जिन बना लेंगे जहां पर आप रफ वर्क लिखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड सारा रफ वर्क आप इस तरफ उसमें करेंगे। ठीक है, और बीच में जो कॉलम है इसमें आपके आएगी पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड। तो वो इतना नीट एंड क्लीन दिखेगा बिकॉज दोनों साइड मार्जिन हो जाएंगे और बीच में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो वो काफी नीट एंड क्लीन दिखेगा। एग्जामिनर चेक करने में भी काफी खुश हो जाएंगे, आपके टीचर भी आपसे काफी इंप्रेस हो जाएंगे। तो आप कभी इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसमें आप प्रॉपर मार्जिन बना के, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स में ही आप एक लाइन बना लेंगे हर पेज पर और आप उसमें रफ वर्क डाल के वहां पे रफ वर्क कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है तो यदि तो आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो आप उसे इरेज कर सकते हैं, और अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो आप बहुत सफाई से उसको पेंसिल से चारों तरफ उसके बॉक्स बनाकर उसको कट कर देंगे और उसको फिर दोबारा करेंगे। लेकिन उसको स्क्रिबल नहीं करना है, उसको पूरा एकदम उसको मैसी नहीं करना है, आराम से उसको नीट एंड क्लीन रखना है अपनी एग्जाम शीट को। कुछ गलत हो जाता है, नो प्रॉब्लम, आप उस पर हल्का सा कट लगाकर उस क्वेश्चन को दोबारा नेक्स्ट पेज पे या फिर नेक्स्ट शीट पे ट्राई कर सकते हैं। डबल चेक योर शीट। कभी भी अपना एग्जाम देने के बाद आप एकदम से सीट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए आपको कि आपने जल्दी से हैंड ओवर किया टीचर को और हाँ मेरा एग्जाम फिनिश हो गया और मैं बस आपको निकल जाना है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। ऐसा नहीं आपको करना है। आपको ने जो किया है उसको आपको पहले खुद ही चेक करना है। टीचर से पहले आपको देखना है कि आपकी उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, अगर आपने प्रॉपर स्टडीज की है थ्रू आउट द ईयर, आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे आपने अगर कहीं पर भी कुछ गलत किया है। तो अगर आप उसको ध्यान से रिव्यू करेंगे तो हमेशा अपनी शीट को डबल चेक कीजिए। कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उसने जल्दी फिनिश कर लिया है और मेरा अभी तक नहीं हुआ है, ये मेरे पीछे वाला फ्रेंड है उसने अच्छे जल्दी से खत्म करके वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चला गया है वो और उसने खेलना स्टार्ट कर दिया और मैं अभी तक लिख रहा हूँ। नो,
नेवर कंपेयर टू योर फ्रेंड्स। उनको जिनका हो गया है इट्स ओके, आपका नहीं हुआ है नो प्रॉब्लम। आपको टाइम मिला ही इसीलिए है क्योंकि एग्जामिनर्स को, टीचर्स को पता है कि बच्चे इतना टाइम मैक्सिमम ले सकते हैं, इसीलिए वो 2.5 आवर या जो भी आपका टाइम है वो आपको एग्जाम के लिए दे रहे हैं। तो आप उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए। अगर आपका पेपर जल्दी भी खत्म हो जाता है तो उसे 2 टाइम्स, 1 टाइम, 3 टाइम्स, जितना टाइम भी आप उसको रिव्यू अच्छे से कर सकते हैं, जब तक आपको फुल सेटिस्फेक्शन ना हो जाए आप उसे टीचर को हैंड ओवर, एग्जामिनर को हैंड ओवर नहीं करेंगे। पहले अपना खुद रिव्यू करेंगे, खुद चेक करेंगे, और जब आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है तब आप उसको हैंड ओवर करेंगे। तो ये था आज का मेरा छोटा सा अटेम्प्ट आप लोगों को ये समझाने का कि आप एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के दौरान आप किस तरह से हाई स्कोर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में आपको कुछ हेल्प मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप इनको एक बार अप्लाई करके देखिएगा अपने एग्जाम्स के दौरान या एग्जाम से पहले प्रिपरेशन में, ये सारी चीज़ें एक बार अप्लाई करके देखिएगा। डेफिनेटली आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं, और मेरे हर वीडियो में मेरे साथ रहिए। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू।